Hello everyone. Once again, I welcome you all to our platform that is GK Today. And this is our daily current affairs quiz जहाँ पर हम डेली बेसिस पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स को डिटेल में एनालाइज करते हैं अलॉन्ग विद द स्टैटिक जीके पार्ट एंड रिवीजन एज वेल. तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 5th एंड 6th ऑफ जुलाई के 12 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को. सो विदाउट टेकिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप करंट अफेयर्स की तैयारी को सिस्टमैटिक, फास्ट और एग्जाम ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए. जीके टुडे ऐप उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया गया है जो सिर्फ वीडियोस नहीं देखना चाहते बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन और स्मार्ट लर्निंग भी चाहते हैं. तो इस एप्लीकेशन में आपको मिलता है एक डेली अपडेटेड मॉड्यूल जिसमें मंडे से सैटरडे तक रोज़ नया कंटेंट आता है. सबसे पहले है डेली क्विज जिसमें होते हैं 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज जो लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट्स पर बेस्ड होते हैं. क्विज में नेगेटिव मार्किंग भी होती है और आपकी रैंक ऑटोमेटिकली जनरेट होती है फर्स्ट अटेम्प्ट के बेसिस पर. इन क्वेश्चंस की फ्री डिस्कशन हमारी जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर भी होती है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं. इसके बाद आता है सेकेंड नंबर पर हमारा डेली डाइजेस्ट जिसमें वही 20 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन ऑप्शंस के बिना, साथ में क्लियर आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस. ये एक ई बुक फॉर्मेट में होता है जिससे आप इन्फॉर्मेशन को जल्दी और आसानी से रिवाइज कर सकते हैं. इसके अलावा हर महीने आपको मिलता है एक मंथली रिवीजन ई बुक जिसमें पूरे महीने के क्वेश्चंस एंड आंसर्स होते हैं. इसे आप सिर्फ 30 मिनट्स में पढ़कर पूरे महीने का रिवीजन कर सकते हैं. ये ई बुक हमेशा अगले महीने के फर्स्ट वीक में पब्लिश हम कर देते हैं. तो कुल मिलाकर जीके टुडे एप्लीकेशन पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज पब्लिश किए जाते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है. अगर आप अपनी प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव बनाना चाहते हैं तो अभी जीके टुडे एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड कीजिए. तो चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज एवियन मलेरिया recently in news for threatening the bird populations in Hawaii is caused by which infectious agents? तो रिसेंटली हुआ क्या है, एक स्टडी पब्लिश हुई है इन नेचर कम्युनिकेशंस. उसमें ये पाया गया कि एवियन मलेरिया 64 में से 63 साइट्स को इफेक्ट कर रहा है अक्रॉस द हवाईयन आइलैंड्स. ठीक है, तो एवियन मलेरिया एक तरह का वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है विच इज़ कॉज्ड बाय अ पैरासाइट. ठीक है, और इस पैरासाइट का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम रैलिक्टम. इट इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू मॉस्किटो बाइट्स एंड ये जो डिजीज़ है ये आपके रेड ब्लड सेल्स को स्पेशली डैमेज करती है and because of this it causes anemia and organ failure and infected birds यहाँ पर they can remain chronic carriers for months or years. ठीक है, तो ये पैरासाइट स्प्रेड हो रहा है आफ्टर द एक्सीडेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ द सदर्न हाउस मॉस्किटो टू हवाई एंड इस डिजीज़ की वजह से नेटिव हवाईयन हनी क्रीपर्स काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रही हैं. एंड पहले इनका नंबर 55 था बट अब ये नंबर घटकर 17 हो गया है. ठीक है, तो बिकॉज एवियन मलेरिया इज़ इफेक्टिंग द बर्ड पॉपुलेशन इन हवाई, तो यू हैव टू रिमेंबर कि ये किस इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से कॉज होता है. सो इट इज़ इन्फेक्टेड बाय अ पैरासाइट विच इज़ नेम्ड एज प्लाज्मोडियम रैलिक्टम. ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद में रखने हैं. तो एवियन मलेरिया जो है ये प्राइमरली मॉस्किटोज द्वारा ट्रांसमिट होता है, स्पेशली क्यूलेक्स जीनस के इंसेक्ट्स. एंड एवियन मलेरिया बर्ड्स के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज करते हैं जिससे अनेमिया और ऑर्गन फेलियर दोनों ही हो सकता है. ठीक है, क्यूलेक्स मॉस्किटो का याद रखिएगा. क्यूलेक्स मॉस्किटो को सदर्न हाउस मॉस्किटो भी हम कहते हैं जो कई डिजीज़ कैरी करते हैं अपने साथ. एंड ये मॉस्किटो मेनली डस्क और नाइट टाइम पर एक्टिव रहते हैं. ये जो मॉस्किटोज़ हैं ना ये बर्ड मलेरिया और वेस्ट नाइल वायरस जैसी बीमारियां फैलाते हैं. ठीक है, टॉकिंग अबाउट द हवाईयन आइलैंड, तो हवाई कौन से ओशन में लोकेटेड है? तो इट लाइज इन पैसिफिक ओशन में. एंड पैसिफिक ओशन में लोकेटेड वोल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है. हवाई का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? हवाई आइलैंड. ठीक है, एंड इसे हम बिग आइलैंड भी कहते हैं. हवाई आइलैंड्स की यूनिक बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिक स्पेशीज के लिए ये जाना जाता है. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पैरासाइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organization released the report titled as Renewable Power Generation Cost in 2025? You have to tell कि ये जो रिपोर्ट आई है रिसेंटली इसको किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया है. द करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी. ठीक है, इन्होंने 2025 की ये रिन्यूएबल पावर जनरेशन कॉस्ट रिलीज कर दी है. एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर कमीशन हुए हैं इन 2025 जिसकी वजह से हमने एस्टिमेटेड $480 बिलियन
का जो खर्चा था ग्लोबल फॉसिल फ्यूल में वो कहीं ना कहीं ओवरकम किया है एंड 90% से भी ज़्यादा न्यूली एडेड यहाँ पर यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल कैपेसिटी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी थे विच इज़ मोर चीपर दैन द चीपेस्ट न्यू फॉसिल फ्यूल अल्टरनेटिव। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है ड्यू टू राइजिंग गैस प्राइसेस एंड टर्बाइन शॉर्टेज, और जहाँ पर जो गैस फायर जनरेशन है इट कॉस्ट नियरली $100 पर मेगावाट आवर इन सब मार्केट्स। ठीक है, इस रिपोर्ट में फर्दर हाईलाइट किया गया कि रिन्यूएबल एनर्जी को अगर आप एक्सपैंड करते हैं तो इससे आपकी किस तरह से एनर्जी सिक्योरिटी, इकोनॉमिक रेजिलियंस और प्रोटेक्शन इंप्रूव होती है फ्रॉम फ्यूल प्राइस वोलेटिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी ने इस बुक को रिलीज किया है। आयरेना का हेडक्वार्टर कहाँ पर लोकेटेड है? सो इसका हेडक्वार्टर्स यूएई के अबू धाबी में लोकेटेड है। ठीक है, 2009 में इसको स्टैब्लिश किया गया था एंड ये ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोशन के लिए ऑर्गेनाइज्ड एक बॉडी है। इनके पास अभी करंट में 160 से भी ज़्यादा मेंबर कंट्रीज़ मौजूद हैं। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करेंगे तो सोलर, विंड, हाइड्रो और जियोथर्मल ये सभी के सभी आपके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का फ़ायदा क्या होता है? इससे पोल्यूशन कम होता है अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स, एंड सोलर पैनल सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में बदलते हैं, इसे हम फोटोवोल्टाइक इफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स की बात करेंगे तो फॉसिल फ्यूल्स में आपके कोल, ऑयल और नेचुरल गैस शामिल होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मिलियन साल पहले जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो ग्राउंड के अंदर जाकर बहुत ही एक्सट्रीम हीट और प्रेशर में रहते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स में, एंड फॉसिल फ्यूल्स जलाने से आपके ग्रीन हाउस गैसेज में इजाफा होता है जो ग्लोबल वार्मिंग का वन ऑफ द रीज़न है। ठीक है, तो टू रिमेंबर इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया? सी ऑप्शन, आयरेना ने। एंड आपके वनडे एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। ये जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं ये आपकी नॉलेज के लिए हैं, या फिर अगर आप कहीं पर ऐसे राइटिंग करेंगे या कहीं पर मेंस का पेपर देंगे तो वहाँ पर आपको ये सारे फैक्ट्स काम आने वाले हैं। ठीक है, इसी के साथ चलिए हम थोड़े रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस एक बार ही रिवाइज कर लेते हैं, पहले जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। एज पर द लेटेस्ट वाडा रिपोर्ट, विच कंट्री रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस इन 2024? इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ डोपिंग वायलेशंस देखे गए इंडिया से। As per the recent study, which city has been ranked the best city for women in India in 2025? 2025 में women के लिए best city साबित हुई है बेंगलुरु। Which state secured the first rank in the Export Preparedness Index 2025 under the large states category? तो फर्स्ट रैंक यहाँ पर सिक्योर की है महाराष्ट्र ने इन द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स अंडर द लार्ज स्टेट्स कैटेगरी। Which organization has released the Global Antibiotic Resistance Surveillance Report 2025? ये रिपोर्ट पब्लिश की है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। What is the rank of India in the Mercer Chartered Financial Analyst Institute Global Pension Index 2025? इसमें इंडिया की रैंक थी 45th। The report Evolving Landscape of Digital Inclusion in India was released by which organization? इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने। एंड लास्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स 2026 रिपोर्ट? द आंसर हियर इज ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये सारी रिपोर्ट्स ऑलरेडी हम पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम दोबारा से इनको वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज कर रहे हैं। इनकी डिटेलिंग जानने के लिए आप हमारे पुराने लेक्चर्स रेफर कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, What is the name of India's first privately developed orbital rocket launched by Skyroot Aerospace? तो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट जिसको रिसेंटली लॉन्च कर दिया है स्काईरूट एरोस्पेस ने, इसका नाम क्या है? द आंसर इज बी ऑप्शन, विक्रम 1। ठीक है, तो इंडिया की फर्स्ट स्पेस टेक यूनिकॉर्न है स्काईरूट एरोस्पेस, और इन्होंने रिसेंटली अनवील किया विक्रम 1 को, जो कि कंट्री का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल रॉकेट है। कहाँ से इन्होंने इसको अनवील किया है? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर में, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये जो विक्रम 1 है इट इज़ अ 7 स्टोरी स्मॉल ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल, जिसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इट कैन कैरी द सैटेलाइट्स अप टू 350 kgs इनटू द लो अर्थ ऑर्बिट, और कितनी हाइट तक? 450 किलोमीटर्स की एल्टीट्यूड तक। ठीक है, तो इस रॉकेट को शेड्यूल किया गया है फॉर its first launch between 12th of July and 4th of August under the mission आगमन। ठीक है, मिशन आगमन सब्जेक्ट टू फाइनल टेस्ट एंड अप्रूवल। तो यहाँ पर एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है लाइक कार्बन कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स, 3D प्रिंटेड इंजन्स एंड इन हाउस प्रोपल्शन सिस्टम, जिससे कि ये जो लॉन्चेस हैं ये ज़्यादा एफिशिएंट और कॉस्ट इफेक्टिव बन सकें। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विक्रम 1। ओके, स्काईरूट एरोस्पेस, डू रिमेंबर कि इंडिया का पहला ये प्राइवेट स्पेस टेक यूनिकॉर्न है, एंड ये स्टार्टअप रॉकेट
रॉकेट्स के लिए एडवांस्ड कार्बन कॉम्पोजिट और 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। स्काई रूट का मेन एम क्या है? इंडिया के स्पेस लॉन्च मार्केट में कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशंस देना। फाइन। एंड सतीश धवन स्पेस सेंटर की बात करेंगे तो ये सेंटर हमारा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है एंड यहाँ पर इसरो का ये मेन लॉन्च सेंटर माना जाता है। यहाँ से इंडिया के कई सारे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स और रॉकेट लॉन्चेस होते हैं। ठीक है, टॉकिंग अबाउट लो अर्थ ऑर्बिट, तो लो अर्थ ऑर्बिट 450 किलोमीटर्स तक की ऊंचाई पर सैटेलाइट्स का ऑर्बिट होता है। यहाँ पर जो हम सैटेलाइट्स छोड़ते हैं वो आपको ज़्यादातर कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज विक्रम 1। कमिंग टू फोर्थ क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नमो स्वच्छता अभियान एंड अमृत पान अभियान इन जुलाई 2026? कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसने इन दोनों कैंपेन्स को रिसेंटली लॉन्च किया है? द आंसर इज सी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर भूपेंद्र पटेल। इन्होंने स्टेट वाइड कैंपेन्स लॉन्च किए हैं जिसका नाम है नमो स्वच्छता अभियान एंड अमृत पान अभियान फ्रॉम गांधीनगर सिविल हॉस्पिटल। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू हम क्लीनलीनेस को प्रमोट कर रहे हैं एज अ पब्लिक हैबिट एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये एक हफ्ते का आप कह सकते हैं क्लीनलीनेस ड्राइव है इन अक्रॉस 11,935 गवर्नमेंट हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस। इस कैंपेन का मेन फोकस क्या है? हॉस्पिटल कैंपसेस को क्लीन करना, इनके बिल्डिंग्स और टेरेसेस को क्लीन करना। पर्पस है कुछ स्पेस क्लियर हो सके फॉर बेटर पेशेंट केयर एंड हॉस्पिटल फैसिलिटीज़। तो ये कैंपेन पार्ट है इनके एफर्ट्स का टू इम्प्रूव हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाइजीन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो डू रिमेंबर नमो स्वच्छता अभियान एंड अमृत पान अभियान रिसेंटली लॉन्च किया है गुजरात स्टेट गवर्नमेंट ने। गुजरात की कैपिटल क्या है? कैपिटल है यहाँ पर गांधीनगर। ठीक है, स्वच्छता अभियान असल में इंडियन गवर्नमेंट का एक क्लीनलीनेस कैंपेन है। 2 अक्टूबर 2014 को इसको लॉन्च किया गया था। मेन एम क्या था? ओपन डेफिकेशन बंद करना। फाइन, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्कीम्स रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स 2.0 स्कीम इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री? ये टाइड 2.0 किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। स्वामित्व स्कीम वॉज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने। द ज्ञान भारतम मिशन इज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री? इसको इम्प्लीमेंट करती है हमारी कल्चर मिनिस्ट्री। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड मुख्यमंत्री मावा धिया सत्कार योजना? ये योजना लॉन्च की है पंजाब ने। द शक्ति सदन स्कीम वॉज फॉर्म्ड बाय मर्जिंग विच 2 स्कीम्स? कौन सी 2 स्कीम्स को मिलाकर शक्ति सदन स्कीम की फॉर्म की गई थी? तो स्वधर ग्रे और उज्ज्वला योजना को मर्ज किया गया था इस स्कीम को फॉर्म करने के लिए। What is the name of the scheme launched by the Government of India to modernize government industrial training institutes? तो इस स्कीम का नाम क्या रखा गया? The answer is PM सेतु। The Animal Husbandry Infrastructure Development Fund was launched under which initiative? इस फंड को लॉन्च किया गया अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान। ठीक है, ये हमारे कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स के क्वेश्चंस हो गए। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मावा धिया सत्कार योजना? आपको बताना है कि ये स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट की है। द आंसर इज ए ऑप्शन, पंजाब। ठीक है, तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर भगवंत मान। इन्होंने लॉन्च कर दिया है मावा धिया सत्कार योजना इन धुरी, जहां पर फाइनेंशियल असिस्टेंस डायरेक्टली ट्रांसफर होगा एलिजिबल वुमेन बेनिफिशरीज को। ठीक है, तो इस स्कीम में क्या होता है, जो भी ऐसी वुमेन हैं जो 18+ हैं उनको 1000 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे, जबकि जो शेड्यूल कास्ट की हमारी वुमेन हैं उनको 1500 रुपीज़ पर मंथ दिए जाएंगे थ्रू डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये स्टेटमेंट दिया है कि ये जो स्कीम है ना, इट विल बेनिफिट अराउंड 40 लाख वुमेन इन पंजाब, और इसके लिए इन्होंने बजट तैयार किया है 9300 करोड़ रुपीज़ का। ये स्कीम लॉन्च की जा रही है वाया अ डेडिकेटेड पोर्टल, एंड इसका जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है अंडर द 3 months असिस्टेंस प्रोग्राम, इट विल बी डायरेक्टली क्रेडिटेड इनटू द बेनिफिशरीज बैंक अकाउंट ड्यूरिंग द इवेंट। ठीक है, तो मावा धिया सत्कार योजना है पंजाब स्टेट की। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फाइन, पंजाब इंडिया का एक नॉर्दर्न स्टेट है एंड यहाँ की राजधानी क्या है? यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़, एंड चंडीगढ़ पंजाब के अलावा हरियाणा की भी कैपिटल है, डू रिमेंबर। ठीक है, पंजाब को हम भारत का खेल खलिहान भी कहते हैं। फाइन, एंड टॉकिंग अबाउट शेड्यूल कास्ट, तो शेड्यूल कास्ट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में विशेष कुछ राइट्स दिए गए हैं। इन कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन का सिस्टम भी लागू किया गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने SC समाज के अधिकारों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया था। यहाँ पर हमने बात करी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, तो DBT के तहत जो भी बेनिफिशरीज होते हैं उनके बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इससे जो फ्रॉड और जो मिडिल मैन का रोल होता है वो कम हो जाता है, एंड DBT को इंडियन गवर्नमेंट ने 2013 में स्टार्ट किया था। फाइन, क्वेश्चन नंबर 6 इज
इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल हम इसको ऑब्जर्व करते हैं 3 जुलाई को। इस दिन हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं अबाउट द एनवायरमेंटल हजार्ड्स ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक बैग, एंड ये दिन लोगों को इनकरेज करता है टू यूज रीयूजेबल अल्टरनेटिव्स लाइक क्लोथ और जूट बैग्स हो गए। ठीक है, तो पर्पज़ यहाँ पर क्या है? ग्लोबल यूज जो है 1 to 5 ट्रिलियन प्लास्टिक बैग्स का एनुअली, इसको रिड्यूस करना। एंड प्लास्टिक बैग्स कैन टेक 10 to 1000 years to decompose themselves, which causes long term environmental pollution। ठीक है, तो इसीलिए हम इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे ऑब्जर्व करते हैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए 3 जुलाई को। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्लास्टिक पोल्यूशन ओशंस में भी मरीन लाइफ के लिए काफ़ी डेडली होता है। माइक्रो प्लास्टिक्स फूड चेन में एंटर करते हैं हार्मफुल इफेक्ट्स के साथ, एंड प्लास्टिक डिग्रेड होने में सेंचुरीज लगते हैं, एनवायरनमेंट को ये डैमेज करते हैं। ठीक है, रीयूजेबल बैग्स की बात करेंगे तो क्लोथ बैग्स बायोडिग्रेडेबल होते हैं और ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी होते हैं। जूट बैग्स इंडिया में इको फ्रेंडली पैकेजिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं। रीयूजेबल बैग्स प्लास्टिक बैग्स का एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव है। एंड प्लास्टिक बैग्स जो है ना, इनके डिकम्पोजिशन के दौरान प्लास्टिक टॉक्सिक केमिकल्स भी रिलीज करते हैं। सॉइल और वाटर पोल्यूशन प्लास्टिक्स के डिकम्पोजिशन से होती है, तो इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। दैट्स वाई इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम 3 जुलाई को सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। इसी के साथ चलिए हम डेज एंड इवेंट्स कुछ रिवाइज कर लेते हैं। द फर्स्ट इज इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? हर साल हम ये दिन ऑब्जर्व करते हैं 22 मई को। व्हाट इज द थीम ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2025? इसके लिए हमारी थीम थी विज्ञान से समृद्धि फॉर आत्मनिर्भर भारत। इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? द आंसर इज 10 मार्च। World Puppetry Day is celebrated on which day every year? The answer is 21 March. Where was Atmanirbhar Hanol Mahotsav 2026 organized? ये recently organize किया गया गुजरात में। World Vitiligo Day is observed every year on which day? ये हम 25 जून को मनाते हैं। What is the theme of World AIDS Day 2025? इसके लिए हमारी थीम क्या थी? Overcoming Disruption, Transforming the AIDS Response। ठीक है, एंड वर्ल्ड एड्स डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स हो गए। ठीक है, नाउ कमिंग टू 7th क्वेश्चन, विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया इन द स्टेट्स विद मोस्ट इम्प्रूवमेंट कैटेगरी 2025 अंडर द टीबी फ्री इंडिया कैंपेन? तो टीबी फ्री इंडिया कैंपेन के अंडर में कौन सा स्टेट है जिसको फर्स्ट पोजिशन इंडिया के अंदर दिया गया इन द स्टेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट कैटेगरी? आंसर यहाँ पर है सी ऑप्शन, गुजरात। ठीक है, तो गुजरात की रैंक फर्स्ट थी इन इंडिया इन द स्टेट्स विथ मोस्ट इम्प्रूवमेंट कैटेगरी अंडर द टीबी फ्री इंडिया कैंपेन, क्योंकि यहाँ पर टीबी केसेस में एक सिग्निफिकेंट रिडक्शन देखा गया, साथ ही जो टीबी की वजह से डेथ होती हैं उनमें भी रिडक्शन देखा गया। तो 2015 से अगर हम कंपेयर करें तो स्टेट ने 34% का डिक्लाइन यहाँ पर अचीव किया है इन न्यू टीबी केसेस, एंड टीबी मोर्टेलिटी रेट में 37% का डिक्लाइन देखा गया। ठीक है, 2024 में गुजरात ने रिकॉर्ड किए 186 टीबी केसेस पर 1 लाख पॉपुलेशन, एंड इसी के साथ ये लोएस्ट टीबी बर्डन स्टेट साबित हुआ इंडिया का। बिटवीन जनवरी टू मई 2026 देखेंगे तो गुजरात ने 57,334 टीबी पेशेंट्स को आइडेंटिफाई किया, अचीविंग 98.3% ऑफ इट्स टारगेट, जहां पर 91% पेशेंट्स ने क्विकली यहां पर रिकवर किया है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज गुजरात। टीबी के बारे में बात करेंगे तो टीबी बैक्टीरिया को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस भी हम कहते हैं, एंड बीसीजी वैक्सीन टीबी से बचाव के लिए यूज़ की जाती है। टीबी मेनली आपके लंग्स को इफेक्ट करते हैं, इसे हम पल्मोनरी टीबी भी कहते हैं। ठीक है, एंड बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। यहाँ पर गिर नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, जहाँ पर आपके एशियाटिक लॉयंस पाए जाते हैं। गुजरात इंडिया का लीडिंग कॉटन प्रोड्यूसर स्टेट भी है। ठीक है, मूविंग टू 8th क्वेश्चन नाउ, Tal volcano that was recently seen in the news is located in which country? Tal volcano रिसेंटली न्यूज़ में था, एंड ये कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट लाइज इन द कंट्री फिलीपींस। तो हुआ क्या है? रिसेंटली इसमें इरप्शन देखा गया विच इज़ कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन मैग्मा एंड वाटर। तो ये एक स्ट्रैटो वोल्केनो है दैट लाइज इन द बतंगास प्रोविंस विच इज़ अबाउट 70 किलोमीटर साउथ ऑफ मनीला, जो कि कैपिटल है फिलीपींस की। तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज अ कॉम्प्लेक्स वोल्केनो बाय द फिलीपीन इंस्टीट्यूट ऑफ वोल्केनोलॉजी एंड सीस्मोलॉजी, जिसको हम फिवोल्क्स कहते हैं। ठीक है, तो ये वोल्केनो जो है, इसमें मल्टीपल स्ट्रैटो वोल्केनोज हैं, क्रेटर्स हैं और वोल्केनिक कोन्स हैं रादर दैन अ सिंगल कोन। इट इज़ वन ऑफ द एक्टिव वोल्केनोज इन द कंट्री फिलीपींस, और ये लाई करता है ऑन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इसका लार्ज कैलरा है
विच कंटेन्स द ताल लेक विद इन विच लाइज द वुल्कान पॉइंट. ठीक है, तो ताल वोल्केनो क्योंकि रिसेंटली इरप्ट हुआ है, सो डू रिमेंबर इट्स लोकेशन, इट लाइज इन द कंट्री फिलीपींस. फाइन. यहाँ पर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर की बात करेंगे तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में कई एक्टिव वोल्केनोज होते हैं. अर्थक्वेक और वोल्केनिक इरप्शंस के लिए जाना जाता है ये एरिया. एंड ये पैसिफिक ओशन के चारों तरफ एक लंबा वोल्केनिक बेल्ट है जिसको हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं. फाइन. तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज फिलीपींस. कोई भी इस तरह से वोल्केनो, माउंटेन, ओशन, टेम्पल कुछ भी न्यूज़ में आता है ना तो उसकी लोकेशन आपको याद रखनी होती है. इसी के साथ चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस की लोकेशन चेकआउट करते हैं. रेजिन फोर्ट दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच कंट्री. रेजिन फोर्ट है मध्य प्रदेश में. ट्रिस्टान डा कुन्हा दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच ओशन, इट लाइज इन अटलांटिक ओशन. जोजिला पास दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज लाइज इन विच माउंटेन रेंज. जोजिला पास ग्रेटर हिमालयन रेंज में लोकेटेड है. रिंकॉन डे ला वियजा वोल्केनो located in which country? It lies in Costa Rica. Honshu Island that was recently seen in the news is located in which country? It lies in Japan. Mount Levotobi Laki volcano is located in which country? It lies in Indonesia. Mount Kangto that was recently seen in the news is the highest peak of which Indian state? तो ये highest peak है अरुणाचल प्रदेश की. ठीक है, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी हम पीछे पढ़ चुके हैं अपने पुराने सेशंस में, यहाँ पर हम दोबारा से रिवाइज कर रहे थे. क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्टेट लॉन्च साइबर सेफ्टी कैंपेन जिसका नाम है ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस इन जुलाई 2026. तो ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस को लॉन्च किया है गुजरात स्टेट ने. तो ये इनका 28 डेज का एक स्टेट वाइड साइबर सेफ्टी कैंपेन है. ये कैंपेन 1 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक रन करने वाला है. पर्पज़ है ऑनलाइन सेफ्टी को इन्हांस करना फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू साइबर अवेयरनेस, विक्टिम आउटरीच एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन पॉलिसिंग. तो इस इनिशिएटिव से के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग को एंड अर्ली इंटरवेंशन टू प्रिवेंट साइबर क्राइम्स. फाइन. तो डू रिमेंबर ऑपरेशन सुरक्षित साइबर स्पेस को लॉन्च किया है गुजरात की पुलिस ने. सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. देखिए, जो आपके साइबर सेफ्टी कैंपेन्स है ना, इनका मेन एम क्या होता है? ऑनलाइन थ्रेट से बचाना. ठीक है, लोगों को. और इंडिया में नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है साइबर क्राइम्स को रिपोर्ट करने के लिए. फिशिंग एक बहुत ही कॉमन आपका साइबर क्राइम होता है जिसमें फेक ईमेल से जानकारी चुराई जाती है. ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर था सी ऑप्शन. बात करेंगे वुमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी की. तो पॉस्को एक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है. 2012 में इंडिया के अंदर ये लॉन्च किया गया था बच्चों के अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस को रोकने के लिए. वन स्टॉप सेंटर स्कीम महिलाओं को क्राइसिस सिचुएशंस में सपोर्ट देने के लिए है. एंड वुमेन हेल्पलाइन नंबर 1091 इंडिया में महिलाओं के इमरजेंसीज के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. Coming to 10th question, Hokato Hotozehe Sema, who recently became the world number 1 in the men's shot put F57 category belongs to which Indian state? Hokato Hotozehe Sema, ये बहुत न्यूज़ में थे रिसेंटली एंड ये कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं? तो ही इज़ फ्रॉम नागालैंड. ठीक है, तो क्यों न्यूज़ में आई? क्योंकि ये वर्ल्ड नंबर 1 बन गए इन द मेंस शॉट पुट F57 कैटेगरी रिसेंटली. ये सूबेदार हैं इन द 9 असम राइफल्स एंड ये नागालैंड को बिलोंग करते हैं. रिसेंटली ही बिकेम द फर्स्ट पैरालंपियन जिनको अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया. ऑल्सो ही इज़ द रेसिपिएंट ऑफ अर्जुना अवार्ड. तो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन द मेंस शॉट पुट F57 इवेंट एट द 2024 समर पैरालंपिक्स. एंड फेलो इंडियन एथलीट्स राना सोमन एंड जोयल शुभम, इनको 2nd और 3rd रैंक मिली है इन द लेटेस्ट वर्ल्ड पैराथलेटिक रैंकिंग में. ठीक है, तो डू रिमेंबर कि ये नागालैंड स्टेट को बिलोंग करते हैं. जो शॉटपुट होता है ना, इसमें हैवी मेटल बॉल को स्फीयर शेप में ग्राउंड से दूर फेंका जाता है. ओलंपिक्स में शॉटपुट का टेस्ट 1896 से शुरू हो गया था. एंड मेंस शॉटपुट की वर्ल्ड रिकॉर्ड डिस्टेंस फिलहाल कितनी है? 23 मीटर्स. ठीक है, पैरालंपिक्स हर 4 साल में समर और विंटर एडिशंस में आयोजित होते हैं. एंड पैरालंपिक्स की शुरुआत 1960 में हुई थी रोम शहर में. पैरालंपिक्स में एथलीट्स क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है जैसे F57 शॉटपुट कैटेगरी. ठीक है, अति विशिष्ट सेवा मेडल की हमने बात की, तो ये मेडल भारतीय सेना में उच्चतम डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड है. इस मेडल को 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था और ये मेडल नॉन कॉम्बैट सर्विसेज के लिए लोगों को दिया जाता है. ठीक है, अर्जुना अवार्ड भी इसी तरह इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रेस्टिजियस ऑनर है जो 1961 में इसकी शुरुआत हुई. 1961 से ये दिया जा रहा है. ये आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है लोगों को. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नागालैंड. इसी के साथ चलिए हम थोड़े स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ 4th एडिशन ऑफ साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025? कौन सा स्टेट जो है वो होस्ट है इस चैंपियनशिप के लिए? 10 आंसर इज झारखंड.
What is the position of India in medal tally at the 22nd Asian Under-20 Athletics Championships 2026? यहाँ पर medal tally में इंडिया की रैंक थी सेकेंड. माइकल नॉब्स who recently passed away was associated with which sport? इनका रिलेशन किस गेम के साथ है? The answer is hockey. विक्टर एक्सेल्सन who recently announced his retirement is associated with which sport? तो ये बैडमिंटन से रिलेटेड है. इन्होंने अपना रिटायरमेंट रिसेंटली अनाउंस किया. Which city is the venue of the 4th edition of Test National Cricket Championship for DEF 2025? The answer is Kolkata. Which state is the host of first edition of Khelo India Tribal Games 2026? The answer is Chhattisgarh. Which country won the Blind T20 Women's Cricket World Cup 2025? ये चैंपियनशिप जीती है इंडिया ने. ठीक है, तो ये हमारी कुछ स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ हो गए. मूविंग टू 11th क्वेश्चन. Which city is the host of Bharat Tex 2026, India's largest global textile event? तो भारत टेक्स इंडिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है और रिसेंटली ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में. ठीक है, तो 14 से लेके 17 जुलाई को तक इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत मंडपम नई दिल्ली में. ये इंडिया का लार्जेस्ट ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट है विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय भारत टेक्स ट्रेड फेडरेशन और इसको सपोर्ट किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने. यहाँ पर इंटायर टेक्सटाइल वैल्यू चेन शोकेस किया गया इंक्लूडिंग फाइबर, यार्न, फैब्रिक, एपरल, होम टेक्सटाइल एंड टेक्निकल टेक्सटाइल. तो यहाँ पर फोकस एरिया थे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, एमएसएमई एंड ग्लोबल सोर्सिंग. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज नई दिल्ली. ओके, भारत मंडपम की बात करेंगे तो भारत मंडपम नई दिल्ली में लोकेटेड एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन कॉम्प्लेक्स है एंड इसका यूज़ हम कई नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स के लिए करते हैं. ये फैसिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के कोलैबोरेशन से डेवलप हुई थी. टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट देने वाली इंडस्ट्री है एंड नेचुरल फाइबर्स जैसे कि कॉटन और सिल्क हो गए, इनके टेक्सटाइल प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं. टेक्सटाइल जो टेक्निकल टेक्सटाइल आपके होते हैं वो ऐसे फैब्रिक्स को हम कहते हैं जो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ जैसे कि फायर रेजिस्टेंस या वाटर प्रूफिंग प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, साथ ही जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है ये इंडियन गवर्नमेंट की वो डिपार्टमेंट है जो टेक्सटाइल पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस को मैनेज करते हैं. ये मिनिस्ट्री सिल्क, वूल, जूट एंड कॉटन को डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है एंड टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री कई स्कीम्स भी चलाते रहते हैं टाइम टू टाइम. ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, न्यू दिल्ली. आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बोरजुली वेटलैंड रिसेंटली नोटिफाइड एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? ये वेटलैंड कहाँ पर लोकेटेड है? सो इट लाइज इन द स्टेट ऑफ असम एंड रिसेंटली न्यूज़ में आया क्योंकि इसको नोटिफाई कर दिया गया है एज ए बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ठीक है, तो बोरजुली वेटलैंड कहाँ पर है? सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में है असम के एंड रिसेंटली इसको नोटिफाई किया गया एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. ये जाना जाता है फॉर कंजर्विंग द वाइल्ड राइस जिसका नाम है ओराइजा रूफी पोगुन. ठीक है, तो इसमें पेस्ट और डिजीज रेजिस्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं एंड टॉलरेंस होता है टू फ्लडिंग एंड सैलिनिटी जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉर डेवलपिंग क्लाइमेट रेजिलियंट राइस वेराइटीज़. तो ये रिकॉग्निशन फॉलो करता है हमारा इन सितु कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड राइस प्रोजेक्ट जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया था 2022 में. इस प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी एंड इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, इन कोलैबोरेशन विद द असम स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड. ओके, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, दैट इज असम. बोरजुली वेटलैंड असम के सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है एंड ये 2023 में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर हुआ था. ये वाइल्ड राइस कंजर्वेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट की बात करेंगे तो ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड एक इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट एरिया है. इंडिया में BHS का मेन एम क्या होता है? लोकल बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड इसमें फ्लोरा, फौना और नेचुरल रिसोर्सेज की सुरक्षा होती है. ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इसी के साथ चलिए हम लास्ट में बस कुछ इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड करंट अफेयर्स देख लेते हैं. व्हाट इज द IUCN स्टेटस ऑफ सदर्न राइट व्हेल दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़? इसका स्टेटस क्या है? लीस्ट कंसर्न. अफ्रीकन पेंगुइन दैट वाज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ इज मेनली फाउंड इन विच रीजन्स? ये आपको ज़्यादातर नामीबिया और साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेंगे. रक्षाम चितकुल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? इट लाइज इन हिमाचल प्रदेश. द हरगिला बर्ड इज प्राइमरली फाउंड इन विच 2 इंडियन स्टेट्स? ये आपको असम और बिहार में मिलेंगे. Kali Tiger Reserve is located in which Indian state? It lies in Karnataka.
विच इंस्टीट्यूशन रिसेंटली डिमॉन्स्ट्रेटेड ब्लू स्विमर क्रैब फार्मिंग टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट टाइम। ये इंस्टीट्यूट है आईकार की बॉडी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर। वॉट इज दिस सिफोस्टेमा एनामलाई दैट वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज़। ये एक न्यूली डिस्कवर्ड प्लांट स्पेशीज है, ठीक है। ये हमारे कुछ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड न्यूज़ हो गए। आज हमने 12 क्वेश्चंस क्यों किए, क्योंकि कल संडे था, तो हम लोग मंडे को 12 करंट अफेयर्स करते हैं, संडे को हमारी क्लास नहीं होती है बिकॉज। और लास्ट में चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं सैटरडे वाले क्वेश्चंस का, क्योंकि हम लास्ट में एक दिन पहले के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो सैटरडे को हमने पहला क्वेश्चन किया था, द K9 वज्रा टी इज एन इंडियन एडेप्टेशन ऑफ विच कंट्रीज K9 थंडर हॉबिट्जर। आंसर यहाँ पर है साउथ कोरिया। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिस्कैप लोकेटेड। यूनिस्कैप का हेडक्वार्टर है थाईलैंड के बैंकॉक में। India's first private point in space instrument approach procedure has been approved for which type of operations। ये हमने अप्रूव किया है हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस के लिए। Delhi government launched a heritage conservation scheme under which initiative। ये स्कीम रिसेंटली लॉन्च की गई है अंडर द इनिशिएटिव ऑफ आवर मॉन्यूमेंट्स आवर प्राइड। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विच हैज completed 10 years was launched under which flagship vision। The answer is हर खेत को पानी and per drop more crop। The next question is विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च DG रोवर स्पेशल लैंड मेजरमेंट कैंपेन। ये लॉन्च कर दिया उत्तर प्रदेश ने। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, तो 1 जुलाई को। 1 जुलाई को दो और कौन से डेज हमारे होते हैं, पहला हो गया डॉक्टर्स डे और दूसरा यहाँ पर हो गया कौन सा एक और डे, GST डे, ठीक है। Mount Erebus that was recently seen in the news is located in which continent? It lies in Antarctica। Who has recently been appointed as the executive director of RBI। RBI में हमारे नए executive director बन गए मिस्टर रविशंकर। And last है, what is the name of the initiative launched by the government of India to promote women-led rural entrepreneurship among the self-help group women। The answer here is She Leaps, ठीक है। तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट 10 करंट अफेयर्स हैं, मीन्स सैटरडे के। तो अगर आप फर्दर इनकी डिटेलिंग जानना चाहते हैं तो आप हमारे सैटरडे वाले लेक्चर ज़रूर रेफर करिएगा, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में बात की है, ओके। तो फ्रेंड्स, विद दिस हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई रियली होप दैट यू हैव लाइक्ड अवर सेशन। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये क्लास कैसी लगी। इन केस अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। एंड अब हम कल मिलेंगे कल के सेशन में with the most important 10 current affairs। Till then, stay tuned। Thank you so much for watching। Also, don't forget to like, share and subscribe our channel।